वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए कक्षा 12वीं का असाइनमेंट नंबर 5 जो कि दिसंबर महीने का अर्थशास्त्र का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। साथ ही साथ इसका डाउनलोड पीडीएफ लिंक भी आपको देने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए, मुद्रा के आगमन ने इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आपको इसे देखना है दोस्तों ध्यान से, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि जो वीडियो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु विनिमय विनिमय की वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति अपनी वस्तु तथा सेवाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण, माना राम के पास अपनी आवश्यकता से अधिक चावल है और हरि के पास अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूँ है। हरि को चावल चाहिए और राम को गेहूँ चाहिए, तो हरि और राम का आपस में गेहूँ और चावल को बदल देना ही वस्तु विनिमय है। तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जितना चाहें लिख सकते हैं। अब इसकी सीमाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं। दोहरे संयोग का अभाव, तो आपको इसके बारे में डिस्कस कर डीपली लिखना है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा है वस्तु विभाजन की समस्या, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है समस्या, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विभाजन करना संभव नहीं है। यदि उन्हें विभाजित कर दिया जाए तो उनका मूल्य शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास घोड़ा है जिसके बदले में विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे गाय, बकरी, कुत्ता व बिल्ली लेना चाहता है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के पास है, तो वह विनिमय हेतु घोड़ा का विभाजन नहीं कर सकता। तो एक ये इसकी सीमा है दोस्तों। फिर तीसरा है धन संचय के साधन का अभाव। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन संचय के साधन उपलब्ध नहीं होते। मुद्रा का चलन नहीं होता तो वस्तु की नाशवान प्रकृति होने के कारण अधिक दिनों तक अधिक मात्रा में संचित नहीं की जा सकती थी। फिर अगला दोस्तों सर्वमान्य मूल्य की समस्या, और लास्ट वाला है भावी भुगतान की असुविधा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, तो आप इस तरीके से इसके आंसर लिख लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं। तो यह रही दोस्तों इसकी परिभाषा, आपको इसे ध्यान से देखना है। केंद्रीय बैंकिंग का आशय किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंक अथवा मौद्रिक संस्था से, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन तथा नियंत्रण करना तथा उसे स्थिरता प्रदान करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसके जो कार्य हैं आपको इसे लिख लेना है। तो आपको इस तरीके से इसे लिखना शुरू कर देना है यहाँ से। दोस्तों आपको यहाँ से इसके जो कार्य है इसे लिख लेना है। तो देख सकते हैं आप, पत्र मुद्रा का निर्गमन, हमारे देश में नोटों के निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आगे आप डीपली लिखना चाहें तो लिख लें सरकार का बैंकर। फिर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप इसके जो पॉइंट्स है इसे नोट ज़रूर कर लेना। और अगला है बैंकों का बैंकर, तो आप इसे भी एक बार देख लें। फिर है दोस्तों यहाँ पर साख का नियंत्रण करना और समाशोधन ग्रह कार्य। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले लें दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन हम इसे देखते हैं, साख निर्माण की सीमा को स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हो बैंक गुणक रीति से साख का निर्माण करते हैं, अर्थात बैंक के पास जितनी जमाएं होती है उसके तुलना में कई गुना अधिक साख का निर्माण करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बैंक असीमित मात्रा में साख का निर्माण करते हैं। वास्तव में बैंक एक सीमा तक साख का निर्माण कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो बेनहम ने साख निर्माण की 3 सीमाएं बताई, जो कि इस तरीके से है। तो दोस्तों आपको इसे देख लेना। विधि ग्राह्य मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता तथा मुद्रा दायित्व का नकद कोष से अनुपात। तो दोस्तों पहला है मुद्रा की मात्रा, दूसरा है मुद्रास्फीति एवं संकोचन, और तीसरा है मुद्रा को नकद रखने की प्रवृत्ति। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, और आपको इसका आंसर लिख लेना है, क्योंकि जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे देख लें। अगला दोस्तों यहाँ पर रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निषिद्ध मतलब वर्जित कार्य रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके जो पॉइंट्स है आपको इसे नोट कर लेना है। पहला पॉइंट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट्स, 5वां और 6वां पॉइंट्स आपको इसे नोट कर लेना है।
अगला दोस्तों 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक व्यापारिक बैंक शाखा का सृजन कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जमा स्वीकार करना, चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, ऋण देना, और यहाँ पर नगद सहायक बैंक, प्रत्यक्ष ऋण, और फिर जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।